नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम देखेंगे एलजेपी वर्सेस एलजेपी की फाइट। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में एक भयंकर स्प्लिट आ गया है। चाचा वर्सेस भतीजा का स्प्लिट आपने देखा ही होगा। कहा जा रहा है कि पार्टी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। पार्टी को स्प्लिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन जाने का रीजन क्या है? देखिए, जब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट आता है तो पॉलिटिकल पार्टी के जो दो फैक्शंस होते हैं वो सोचते हैं कि जो पार्टी का सिंबल है वो हम रखें, क्योंकि सिंबल एक ऐसी चीज है, इलेक्शन सिंबल, जिससे पूरी जो जनता है वो उन्हें एसोसिएट कर पाती है। आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में सिंबल जो है काफी फेमस रहते हैं और लोग इन्हीं सिंबल के माध्यम से वोट डालने जाते हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल किसके पास जाता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और ये पार्टी के फ्यूचर और फर्दर स्टेक्स को भी डिसाइड करती है। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख रहे हैं पासवान वर्सेस पशुपतिनाथ पारस का जो पूरा सिनेरियो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। और देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या इस पे रुख ले सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इस तरह की पावर्स हैं ऐसे केसेस को सॉल्व करने की। और हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियसली अभी तक इलेक्शन कमीशन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट्स होते आए हैं उस कैसे रिजॉल्व किया है। आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हो। मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, कल एक न्यूज आई थी, चिराग पासवान एट ईसी डोर टू स्टेक क्लेम टू पार्टी। अब यहाँ पे बात यही है, चिराग पासवान कह रहे हैं क्योंकि ये पार्टी मेरे पिताजी ने स्टैब्लिश की थी और मुझे वो एज अ गिफ्ट दे के गए थे। कहा जाता है कि ये पार्टी जब रामविलास पासवान जी बीमार हुए तो उन्होंने एज अ गिफ्ट दे दी और पिछले 3-4 साल से वो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर रहे हैं चिराग के डिसीजंस में। यही चीज पशुपतिनाथ पारस को अच्छी नहीं लग रही थी। तो पशुपति पारस यही कह रहे हैं कि मैं भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर हूं फैमिली का और मेरा भी पार्टी में एक बड़ा हुआ रोल होना चाहिए। लेकिन देखा गया पासवान साहब की डेथ के बाद चिराग का जो रोल है वो पार्टी में बढ़ता गया और साथ साथ वो अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्नर और साइडलाइन करता गया, ऐसा दूसरे फैक्शन का कहना है। और इसी के चलते एक भयंकर स्प्लिट हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी में। 6 जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, जिसमें खुद चिराग पासवान भी हैं, उसमें से 5 लोग अलग हो गए और उन्होंने पारस को अपना लीडर मान लिया, पार्टी लीडर मान लिया, लोकसभा में इलेक्ट कर दिया और लोकसभा में स्पीकर से मिलकर बाद बता भी दी कि अब हमारी पार्टी का एलजेपी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो पारस साहब करेंगे, ना कि चिराग करेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे में चिराग के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, चिराग कैसे अपनी पार्टी को वापस ले सकते हैं और क्या स्प्लिट होता है तो कौन सी पार्टी या कौन सा ग्रुप, स्प्लिंटर ग्रुप, इस इलेक्शन सिंबल को ले जाएगा। तो अगर हम देखें जो फ्यूड है ये बढ़ता जा रहा है और इस फ्यूड के चलते आपने देखा 5 एमपीज ने मिलकर जो चिराग पासवान है उनको पार्टी पोस्ट से हटा दिया, साथ ही साथ पार्टी की लीडरशिप भी लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरफ अकेले खुद पासवान, चिराग पासवान, और दूसरी तरफ उनके चाचा पारस हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? अब कल चिराग पासवान इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये कहते हैं कि जो दूसरा फैक्शन है, जो स्प्लिंटर ग्रुप है, उसकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है हमारे पार्टी सिंबल को लेने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या किया जा सकता है। देखिए, क्या क्या हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। चिराग के पास 2 ऑप्शन है। चिराग या तो इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं और लड़ेंगे पूरे अपने पॉलिटिकल पार्टी के वर्चस्व को बचाए रखने के लिए। ठीक है, कि वो कहेंगे कि ये मेरा धरोहर है। और साथ ही साथ देखेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो देखा जाएगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। और इवन इफ जो कुछ भी लिखा हो, अगर मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, मेजॉरिटी जो पीपल हैं, अगर वो चिराग पासवान के ऑपोजिट जाते हैं तो चिराग पासवान को ये पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा बहुत सिंपल है कि अपने चाचा के साथ ट्रूस कर लें और चुपचाप उन्हीं की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहें। तो देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन ने कैसे डिसीजंस लिए। अगर आप समाजवादी पार्टी का फ्यूड आपको याद हो 2017 से पहले के इलेक्शंस का यूपी का, तो जहां पे मुलायम वर्सेस अखिलेश का एक सिनेरियो बन रहा था। कहा जा रहा था कि साइकिल किसके पास जाएगी, अब पापा साइकिल चलाएंगे या बेटे को साइकिल दे दी जाएगी। तो इसको लेके काफी उस समय गहमा गहमी थी, लेकिन फाइनली जो मैटर था वो रिजॉल्व हो गया, खुद से ही आपस में मिलकर रिजॉल्व कर लिया और पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करना पड़ा। लेकिन व्हाट इफ इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करता है और इलेक्शन कमीशन के पास कहां से पावर आती है
पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स की। देखो इलेक्शन कमीशन के जो सिंबल ऑर्डर्स 1968 है उसमें क्लियरली मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ सिंबल्स अलॉट करता है, एक एक सिंबल अलॉट करता है। जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनके सिंबल फिक्स होते हैं, जो स्टेट पार्टीज होती हैं उनको भी अब फिक्स सिंबल दे दिए जाते हैं। बाकी जो रोटेटिंग नई नई रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आती रहती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है और उन रजिस्ट्रेशन के बाद वो इलेक्शन लड़ पाते हैं तो वो फ्री सिंबल्स में से सिंबल्स लेते रहते हैं। तो एक पूरा सेट ऑफ सिंबल्स है इलेक्शन कमीशन के पास। वहां से अगर कल मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो मैं वहां चला गया, मैंने बोला ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके मुझे ये कोई इलेक्शन सिंबल दे दीजिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन बोल देगा हमारे पास ये सब इलेक्शन सिंबल्स अवेलेबल हैं, आपको इसमें से जो समझ में आए आप ले लीजिए, प्रोवाइडेड किसी और ने वहां पे वो पहले नहीं ले रखा हो। तो इसी के चलते पार्ट 15 जो है सिंबल ऑर्डर का वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आता है जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट मांगती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और इलेक्शन सिंबल की लड़ाई होती है, तो यहां पे इलेक्शन कमीशन केस की हियरिंग करेगा, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुनेगा, राइवल्स की भी बात सुनेगा और फिर एक डिसीजन पे आएगा कि किसके पास वो सिंबल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये किस पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज पे। जैसा कि आपको पता होगा पार्टीज दो तरह से रिकॉग्नाइज होती है, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, और उसके एक अलावा पार्टी होती है जो रिकॉग्नाइज नहीं होती, ठीक है। उसका कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं होता, वोट बेस नहीं होता, किसी एक जगह पे वो लड़ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो इसके केस में इलेक्शन कमीशन इंटरव्यू नहीं करता। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का देखो वैसे भी कोई वजूद नहीं होता, उसके लिए वैसे भी कोई फाइट नहीं होती। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर लड़ भी रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमारे पास मत आओ, कोर्ट चले जाओ। लेकिन जब बात आती है नेशनल पार्टी की और स्टेट पार्टी की तो ये मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना होता है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर से। अब क्या होगा अगर हम थोड़ा सा पास्ट देखें, जैसे 1968 में ये आया, इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट देखे जा चुके हैं। जैसे कि हमने देखा था मार्क्सिस्ट पार्टी का डिवीजन हुआ था इंडो चाइना वॉर के बाद, अब वहां पे एक सीपीआई मार्क्सिस्ट बनी। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स हैं, ज्यादा एमपीज एमएलए हैं। तो जिसके पास ज्यादा एमपीज एमएलए हैं, मतलब जो ग्रुप डिवाइड हुआ और जो ग्रुप ज्यादा एमपी एमएलए ले गया, अगर हम इसी चीज को आज लगाएं तो ऑब्वियसली बात है पशुपति पारस वाला जो ग्रुप है उसके पास ज्यादा एमपीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल उसी को दे दिया जाएगा। मतलब जिसके पास ज्यादा बैकिंग है, ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो ज्यादा बैकिंग है, ज्यादा वोट्स हैं, तो वो पर्सन जो है वो सिंबल ले जाएगा। ये तो बात थी 1961 की। फिर इंदिरा गांधी 1968 में एक स्पेसिफिक ऑर्डर लेके आती हैं और बताती हैं कि जब जब स्प्लिट होगा तो स्प्लिट जो है वो कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा स्प्लिट होने लगे थे 1967 में। तो वहां पे क्लियर कर दिया गया कि आप इस स्प्लिट को बैठ के सुलझाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होंगे उसी के पास, फाइनली डिसीजन यही रहा कि जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होंगे उसी के पास सिंबल चला जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्प्लिट की 1969, आपको याद होगा जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ होती है तो वीवी गिरी और संजीवा रेड्डी के प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है। तो कांग्रेस ओल्ड जो सिंडिकेट्स मिलकर बनाते हैं जिसमें के कामराज, नीलंजी गप्पा जैसे लोग थे, ठीक है, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट आर, कांग्रेस आर जो है वो बनाती है रिक्विजनिस्ट। अब यहां पे क्या रहता है कि दोनों को अलग अलग सिंबल्स दे दिए जाते हैं। तो जो ओल्ड पार्टी का सिंबल था वो आपने देखा कि बुलक था कैरिंग अ योक, तो वो कांग्रेस ओल्ड को दे दिया गया और नए पार्टी को एक नया सिंबल दे दिया गया। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मान गई थी क्योंकि उस समय देखो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इंदिरा का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण था। तो इंदिरा को लगा मुझे कोई भी पॉलिटिकल सिंबल दे दो, मैं इलेक्शन लड़ लूंगी। अच्छा, साथ ही साथ अगर इसमें एक मेजॉरिटी टेस्ट की भी बात की जाती है, फाइनली एआईडीएमके के केस में भी 87 में यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम मेजॉरिटी देखेंगे, मेजॉरिटी किसके पास है, तो जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसको हम सिंबल दे देंगे। अब यहां पे दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि क्या मेजॉरिटी के अलावा भी कोई टेस्ट लगाया जा सकता है। तो कोशिश बहुत बार की इलेक्शन कमीशन ने लगाने की, लेकिन हुआ बस यही कि मेजॉरिटी के अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला बनता नहीं है जिसमें आप इलेक्शन सिंबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो एमजीआर जब एआईडीएमके का स्प्लिट हुआ तब कुछ कोशिश की जा रही थी कि कैसे इलेक्शन सिंबल को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, पर अल्टीमेटली वो स्प्लिट लंबा चला नहीं, तो इलेक्शन कमीशन को ज्यादा इश्यूज हुए नहीं। इनफैक्ट
हर बार यही देखा गया है कि जो मेजॉरिटी नंबर्स होते हैं वहीं पे इलेक्शन सिंबल चला जाता है। तो बार बार बात यही आ रही है कि यहाँ पे चिराग पासवान जो है वो इस सिंबल को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब 5 एमपीज दूसरी साइड है और ऑपोजिट साइड सिंगल एमपी है तो वो नहीं ले पाएंगे। पहले भी देखा गया बार बार कि यहाँ पे सिंबल ऑर्डर के लिए जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल नहीं होता, लेटस से दोनों पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती, अच्छा ये भी बात आती है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी ही मेजॉरिटी रूल को नहीं फुलफिल कर पाती, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके सिंबल को खत्म कर देगा। ठीक है, जो पुराना सिंबल चला रहा था उसको खत्म कर देगा और नए सिंबल्स हर एक पॉलिटिकल फैक्शन को और हर एक पॉलिटिकल ग्रुप को दे देगा। ठीक है, तो ये देखा भी गया कि जनता दल के केस में आप देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के केस में, बीजेडी के केस में ऐसे डिस्प्यूट्स आए हैं जहां पे कंप्लीट मेजॉरिटी एक तरफ नहीं बैठ पाई। ठीक है, इतने वोट से नहीं हो पाए क्योंकि बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ये भी देखा कि जब पार्टी ग्रुप टूटता है तो बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टी वो पहले ही थी, अच्छा ग्रुप टूटने के बाद और छोटा हो गया, तो फिर ऐसे में आप मेजॉरिटी ढूंढोगे कहां से? कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ना एमपी है ना एमएलए है किसी भी असेंबली में, अब उसका स्प्लिट हो जाता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही कहा जाएगा कि जो पॉलिटिकल सिंबल है उसको छोड़ दो और नया पॉलिटिकल सिंबल जो है वो आप ले लो। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पुराने केसेस में ऐसा कई बार देखा है कि अगर आपके पास कोई मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, दोनों स्प्लिंटर ग्रुप्स के पास मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, तो फिर सेपरेट पार्टी बना लो, अपनी नई पार्टी बना लो। ये देखा भी गया था जब 98-99 में कांग्रेस स्प्लिट हो रही थी तो टीएमसी निकल के आती है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी निकल के आती है, नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी निकल के आती है असम में, तो अरुणाचल असम में। तो इसी सारी चीजों में यही देखा गया कि आप एक काम करिए, आप अपनी अलग अलग नई पॉलिटिकल पार्टीज बना लीजिए, हम आपको पुराने नाम नहीं देंगे। क्योंकि देखो कांग्रेस में से स्प्लिट हो रहे थे, अब आईएनसी ममता हो सकता था, आईएनसी शरद पवार हो सकता था, आईएनसी संगमा हो सकता था। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि आप बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, आपके पास कोई वोट बैंक तो है नहीं, आप एक काम करो, अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, नए नाम से बनाओ, नया इलेक्शन सिंबल लो और फिर से अपना वर्चस्व जो है वो स्टैब्लिश करो, फिर से आप अपनी फॉलोइंग जो है वो स्टैब्लिश करो। अब इस पे ना कुछ डिस्प्यूट्स पहले भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टाइम पे जजमेंट देता गया है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जजमेंट्स की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है कि आप हमेशा एक काम ये करना है कि आप इक्वालिटी का रूल अपनाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि कोई भी जो पर्सन है या कोई भी जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसको वो अनडेमोक्रेटिकली ना पीछे रह जाए। तो फंडा सिर्फ यही है कि आप ये देखो कि उस पॉलिटिकल ग्रुप की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। इसको सादिक अली केस में भी कहा गया था 1971 में कि हमेशा कोशिश ये करो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है ग्रुप की। अब ये चीज अगर आप देखेंगे कि जब मुलायम सिंह के केस में आती है 2017 में, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के केस में मुलायम और अखिलेश फैक्शन बराबर आ रहे थे। ठीक है, वहां देखा गया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों की बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एमएलए डिवाइड हो गए। पार्टी पे जो ऑफिस बीयरर्स थे वो भी बराबर हो गए, आधे लोग अखिलेश के साथ हो गए, आधे लोग मुलायम के साथ हो गए। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन बोलता है ठीक है, फिर हम पार्टी सिंबल ही फ्रीज कर देंगे, साइकिल ले लेंगे, किसी को नहीं देंगे, आप अपना अपना नया सिंबल ले आओ। तो फाइनली कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि सबसे बेस्ट प्रिंसिपल ये होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा लो, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास या किस ग्रुप के पास क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितनी मजबूत है। जो ज्यादा मजबूत हो उसको पुराना इलेक्शन सिंबल दे दो और नए को नया इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दो, एलोकेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन तब से यही कर रहा है, जब से सादिक अली केस में भी 2012 में भी 2017 में भी कोर्ट के डिसीजंस के बाद बार बार यही बात आ रही है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रिंसिपल लगाओ। तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रिंसिपल चिराग पासवान के साथ लगाएं तो क्लियर हो जाता है कि चिराग पासवान के हाथ से पॉलिटिकल पार्टी चली जाएगी, एलजेपी जो है वो पारस के हाथ में आ जाएगी और जो इलेक्शन सिंबल है, जो उनकी हट वाला इलेक्शन सिंबल है, झोपड़ी वाला इलेक्शन सिंबल है, वो सिर्फ पारस को ही मिलेगा, नए पॉलिटिकल ग्रुप को ही मिलेगा। और नया पॉलिटिकल ग्रुप वैसे भी अनाउंस कर चुका है कि हम एनडीए के पार्टनर, एक्टिव पार्टनर बन के आएंगे। कहीं ना कहीं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस समय हवाएं तेज हैं, कैबिनेट का रीशफल हो रहा है और पारस जो है वो कैबिनेट में सीट मांगना चाह रहे हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी भी उन्हीं के सपोर्ट में बैठेगी। तो आशा करता हूं टॉपिक आपको समझ में आएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे अब आगे जाके पॉलिटिकल स्प्लिट होगा।
देखते हैं आगे कैसी सारी चीज़ें रहती हैं। जैसा ही कुछ और अपडेशन आता है तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आप यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज ले सकते हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ हैं। ये हमारे वेबसाइट और ऐप दोनों से परचेज किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।